हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज किरण प्रकाश की वाले लेक्चर में हम देखेंगे प्रिज्म और प्रिज्म से किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है इसे समझेंगे और फिर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी हम ज्ञात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। तो ये प्रिज्म क्या होता है? ये कांच से बना समांगी एवं पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो तल एक निश्चित कोण पर झुके हुए होते हैं, या इसकी संरचना में कुछ बना रहा हूं इस तरह की होती है। तो ये एक कांच से बना समांगी एवं पारदर्शी माध्यम है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तल है ए बी सी डी और एक तल है इसमें ए बी, या इसे नाम दे देते हैं हम सी, और ये डी ई और ये एफ। तो आप यहां देख सकते हैं एक तल ए बी डी ई और एक तल बी सी एफ डी। ये दोनों तल एक निश्चित कोण पर झुके हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, एक निश्चित कोण पर झुके हुए हैं। और ये नीचे वाला जो है ए सी ई एफ, ये प्रिज्म का आधार कहलाता है। जिस तरह से हम प्रिज्म को रखते हैं, या कुछ इस तरह की संरचना समझ सकते हैं हम। इसमें इस तरह से दो निश्चित कोण पर झुके हुए तल होते हैं और नीचे इसका एक आधार होता है। और किसका बना होता है? ये कांच का समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। तो इसमें ये दो अपवर्तक फलक कहलाते हैं। ये जो दोनों फलक हैं ये अपवर्तक फलक हैं। कौन कौन से फलक? मैं नाम लिख देता हूं यहां इनके, ए बी डी ई और बी सी एफ डी। ये दोनों तो अपवर्तक फलक हैं। और यहां जो कोण बन रहा है दो अपवर्तक फलकों के बीच, दो अपवर्तक फलकों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहां ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी, इसे ही हम कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कहलाता है, इसको कहेंगे हम प्रिज्म कोण कहलाता है। तो ये वाला जो कोण बन रहा है इसे कहेंगे हम प्रिज्म कोण। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म कांच से बना समांगी एवं पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो तल एक निश्चित कोण पर झुके हुए होते हैं, और तीसरा वाला जो तल होता है वो इस प्रिज्म के आधार की तरह बिहेव करता है, आधार की तरह व्यवहार करता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। और ये जो दो अपवर्तक फलक हैं जो निश्चित कोण पर झुके हुए थे, इनके बीच का जो कोण होता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। तो अब समझते हैं हम इसे प्रिज्म से किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब समझते हैं हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो माना ये कोई प्रिज्म है ए बी सी और इसका ये अपवर्तक फलक है। माना एक प्रकाश किरण इस अपवर्तक फलक पर आपतित होती है, इसे कह रहे हैं हम पी क्यू। और जैसे ही वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां ये मैंने ये अभिलंब बनाया है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जैसे ही दूसरे वाले फलक पर आपतित होती है तो इस प्रकाश किरण का दोबारा से अपवर्तन हो जाता है, और अपवर्तन होकर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब बनाया मैंने ये, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस तरह से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। तो ये वाली किरण को कह देंगे हम क्यू आर। प्रिज्म के अंदर जो किरण जा रही है इसे कह दिया हमने क्यू आर, और बाहर जो निर्गत हुई है इसे कह दिया हमने आर एस। आप जानते हैं ये वाला जो एंगल है ये प्रिज्म एंगल है।
अगर मैं इस आपतित किरण को आगे बढ़ाऊं और निर्गत किरण को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं, तो ये जो एंगल बनता है इसे कहते हैं हम विचलन कोण। ये जो होता है इसे कहते हैं हम विचलन कोण। ये हो जाएगा एंगल डे, इसे कहेंगे हम विचलन कोण। इसकी क्या परिभाषा बनती है? प्रिज्म पर आपतित व प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसी तरह से यहां ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं एंगल आई, आपतन कोण है। और ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं हम प्रथम अपवर्तन कोण। और यहां ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं हम R2 द्वितीय अपवर्तन कोण, और ये कहलाता है निर्गत कोण। तो मैं यहां नाम लिख देता हूं, I आपतन कोण और एंगल R1 प्रथम अपवर्तन कोण होता है, और एंगल R2 जो होता है उसे हम कहते हैं द्वितीय अपवर्तन कोण। और जो कोण E है इसे कहते हैं हम निर्गत कोण। तो मैंने यहां सारे कोण बता दिए आपको, कोण किस तरह से हैं। सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है? प्रिज्म पर आपतित व प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। तो यहाँ ये जो डेल एंगल बन रहा है, इस डेल एंगल को ही कहते हैं हम विचलन कोण। तो आपने इसमें देखा किस तरह से प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है। एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, वो जैसे ही प्रिज्म के अंदर जाती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन हो जाता है और वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और प्रिज्म के अंदर संचरित होती हुई जब दूसरे वाले फलक पर आपतित होती है तो उसका फिर से अपवर्तन हो जाता है और ई निर्गत कोण की से वो बाहर निकल जाती है। तो अब हम यहां समझेंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति। न्यूनतम विचलन की स्थिति किसे कहते हैं ये हम समझेंगे, और इसके बाद न्यूनतम विचलन की स्थिति का उपयोग करके हम उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। प्रिज्म का जो कांच है उसका हम अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। कौन सी स्थिति का उपयोग करके? न्यूनतम विचलन की स्थिति का उपयोग करके। तो पहले समझते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो जब एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2 हो जाता है, जब प्रथम अपवर्तन कोण का मान द्वितीय अपवर्तन कोण के बराबर हो जाए और आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाए, और प्रिज्म के अंदर संचरित होने वाली प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार के समांतर संचरित होने लग जाए, संचरित होने लग जाए, तो ये जो स्थिति होती है ये स्थिति कहलाती है न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी न्यूनतम विचलन की स्थिति। और इस न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो एंगल बनता है, ये जो विचलन कोण है, इसका मान न्यूनतम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का हम कि जब एंगल R1 एंगल R2 के बराबर हो जाता है और एंगल I एंगल E के बराबर हो जाता है, तो उस अवस्था में विचलन कोण का मान भी न्यूनतम हो जाता है। तो ये जो स्थिति होती है इसे कहते हैं हम न्यूनतम विचलन की स्थिति। और इस न्यूनतम विचलन की स्थिति पर ही जो प्रिज्म के अंदर प्रकाश किरण संचरित होती है, ये प्रिज्म के आधार के समांतर संचरित होने लगती है। तो ये हमारी स्थिति कहलाती है न्यूनतम विचलन की स्थिति। अब हम यहां देखेंगे आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में वक्र। प्रिज्म के लिए
आपतन कोण I व विचलन कोण डेल के मध्य वक्र। तो प्रायोगिक रूप से क्या देखा गया कि जब हम आपतन कोण का मान प्रारंभ में बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि विचलन कोण का मान कम होता जाता है। तो यहां मैं ले लेता हूं आपतन कोण I और यहां ले लेता हूं मैं विचलन कोण डेल। तो प्रायोगिक रूप से क्या देखा गया कि जैसे जैसे प्रारंभ में आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान भी धीरे धीरे कम होता जाता है और एक ऐसी अवस्था पहुंच जाती है जब विचलन कोण का मान बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। यानी यहां इस अवस्था में विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है और इस अवस्था पे हमने देखा कि आपतन कोण और निर्गत कोण के मान आपस में बराबर हो जाते हैं। फिर जब इस न्यूनतम विचलन की स्थिति से जब आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान भी बढ़ता है और इस प्रकार का कुछ परवलय आकृति का वक्र हमें प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है आपतन कोण और विचलन कोण डेल के मध्य वक्र। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पहले हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे विचलन कोण का मान भी कम हो रहा है और न्यूनतम विचलन की स्थिति पर आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो रहा है और इस अवस्था पे विचलन कोण का मान हमें न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही न्यूनतम विचलन की स्थिति से आगे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है और इस तरह का परवलय आकृति का वक्र हमें प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पर न्यूनतम विचलन की स्थिति का उपयोग करके इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल के नियम से म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो डायग्राम की ज्यामिति से अगर ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल I माइनस R होता है क्योंकि ये जो है I एंगल है तो ये पूरा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा I में से R को हटाया मैंने कितना हो जाएगा I माइनस R। इसी तरह से यहां भी ये एंगल I माइनस R होता है, E I के बराबर है इसलिए हमने क्या लिख दिया I माइनस R। तो हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ये O Q R, इसके कोण जो है ये कोण O Q R इक्वल्स टू कोण O R Q दोनों बराबर हैं और दोनों कितने हैं I माइनस R है। अब यहां आप त्रिभुज देखो O Q R, तो इस त्रिभुज O Q R का ये डेल M बहिष्कोण है तो मैं लिख देता हूं एंगल डेल M जो है वो एंगल O Q R प्लस एंगल O R Q के बराबर होगा। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डेल M त्रिभुज O Q R का बहिष्कोण है तो मैं लिख सकता हूं इसे डेल M बराबर O Q R की वैल्यू मेरे पास कितनी है I माइनस R। इसी तरह से O R Q की वैल्यू कितनी है मेरे पास I माइनस R। तो अगर इन्हें जोड़ा जाए तो ये डेल M इक्वल्स टू आता है 2I माइनस 2R। तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहां त्रिभुज देखें AQR तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज AQR में एंगल AQR प्लस एंगल QRA प्लस एंगल A इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। अगर हम यहां ये एंगल देखें, ये वाला अगर हम एंगल देखें, ये एंगल 90 माइनस R होगा। एंगल AQR अगर देखा जाए तो ये एंगल 90 माइनस R होगा क्योंकि हम देख रहे हैं ये अभिलंब है और अभिलंब से ये यहां तक एंगल बन रहा है R, तो बाकी बचा हो गया 90 माइनस R। तो मैं इस एंगल को लिख सकता हूं 90 माइनस R। तो यहां AQR हो जाएगा 90 माइनस R। इसी तरह से QRA ये वाला एंगल भी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस R। देख सकते हैं यहां ये अभिलंब है और यहां तक एंगल बन रहा है R, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस R क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक 90 है। अभिलंब से ये जो है अभिलंब है और अभिलंब कितना एंगल बनाता है 90 बना रहा है।
तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस आर प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो यहां से 180 माइनस 2r प्लस ए इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो यहां 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल ए इक्वल्स टू 2r होगा। तो r इक्वल्स टू होगा a/2। तो इक्वेशन नंबर 3 है। अगर मैं यहां r का मान उठा के यहां रखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, डेल m बराबर 2i माइनस 2a/2। तो यहां से मेरे पास i की वैल्यू आ रही है डेल m, इसको इधर भेजा, प्लस a इक्वल्स टू 2i। तो i की वैल्यू मेरे पास आ रही है डेल m प्लस a/2। तो आप यहां देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास r का मान आ गया और इक्वेशन नंबर 4 में मेरे पास i का मान आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो वहां से हमारे पास म्यू आ जाएगा। तो यहां समीकरण 3 व 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या थी हमारी, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई यानी डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन आर, आर की वैल्यू है a/2। तो ये कहलाता है हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। कौन सी स्थिति का उपयोग करके हमने ज्ञात किया है, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति का उपयोग करके हमने ज्ञात किया है। इसी को हम और भी समझ सकते हैं। यदि एंगल I और R अल्प हो तो हम उसे देखो किस तरह से लिखेंगे। यदि एंगल I व एंगल R अल्प हो तो हम जानते हैं साइन I लगभग I के बराबर होगा और साइन R लगभग R के बराबर होगा। तो लिखा जा सकता है म्यू इक्वल्स टू साइन I बटे साइन R और I बटे R लिख सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू I की वैल्यू है डेल m प्लस a/2 और R की वैल्यू है a/2। तो यहां इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये होगा म्यू इक्वल्स टू डेल m प्लस a/a और ये हो जाएगा म्यू इंटू a इक्वल्स टू डेल m प्लस a। तो डेल m इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू a माइनस a। तो डेल m इक्वल्स टू हो जाएगा a म्यू माइनस 1। तो ये हमारा सन्निकट सूत्र कहलाता है या लगभग सूत्र कहलाता है, और ये हमारा कहलाता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो हम इन दोनों को ही याद रख सकते हैं, ये हम विशेष स्थिति में पढ़ सकते हैं। तो आप इसे देख के आसानी से समझ सकते हैं।